तो नमस्कार साथियों, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी ने अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखा होगा। हम पिछले लेक्चर में बात करके आए हैं कुछ ऐसी डेट्स के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। परीक्षाओं में प्रश्न अच्छी खासी मात्रा में उनसे कई बार आ जाया करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि भारत के सबसे बड़ा दिन कौन सा है, भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी रात कौन सी है, सबसे छोटी रात कौन सी है, अयनांत क्या होते हैं, विषुव क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, जाकर देखें एक बार पुराना वीडियो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर का दूसरा पार्ट। नाम इसका रहेगा देशांतर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों देशांतरों के बारे में। अब क्योंकि हम देशांतर पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि देशांतर होते क्या है, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम यहां जिस रेखा के बारे में बात करेंगे, इससे मैं इतनी बार आपको इस रेखा को बता चुका हूं। अपेक्षित यह है कि अभी तक आप इससे फ्रेंडली हो चुके होंगे। कौन सी रेखा है, अब पूरा तो लिखेंगे नहीं, 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम नाम दे चुके हैं भूमध्य, या इसी का एक और नाम जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, मैं बार बार दोहराता चलता हूं, विषुवत रेखा हमने इसको नाम दिया। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो विषुवत रेखीय वृत्त है, अगर इसको हम कुछ इस तरह से देख लें, ये वृत्त है, तो ये जो विषुवत रेखीय वृत्त है, इसकी टोटल परिधि कितनी है। मतलब अगर पृथ्वी के चारों ओर कुछ इस प्रकार का कोई एक सर्किल बना दिया जाए या एक रस्सी से लपेटा जाए, तो यहाँ पर इस रस्सी की लंबाई कितनी होगी, ये होगी 40,075 किलोमीटर। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय परिधि कितनी हो जाएगी। तो अभी 40,075 किलोमीटर होगी। ठीक है, लेकिन अब आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में, हम बात करेंगे देशांतरों के बारे में। तो देशांतरीय परिधि के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ 0 डिग्री से उत्तर में जाते हैं तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब अगेन 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में बताया, सामने से भले ही रेखाएं दिखाई दे, लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि रेखाएं ना होकर ये वृत्त हैं। कैसे, जैसे ये 0 डिग्री हम बनाते हैं तो सामने से तो रेखा है, लेकिन वास्तविकता में ये क्या है दोस्तों, इस प्रकार वृत्त है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा बोले या 0 डिग्री देशांतर रेखीय वृत्त बोल दे, बात एक ही है। यहाँ पर सुविधा के लिए इसको रेखा कहकर व्यक्त कर दिया जाता है। अब इसका दूसरा नाम होगा क्या, इसका दूसरा नाम, जैसे इन रेखाओं के भी तो दूसरे नाम थे, तो ठीक इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा बोलने का कारण क्या है, 0 डिग्री तो ठीक है, शुरू करेंगे यहाँ से पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे, तभी इसको हमने 0 डिग्री देशांतर कहा। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रीनविच, तो ये नाम कहाँ से आ रहा है। देखिए 1884 में लंदन में एक सभा का आयोजन किया जाता है और उस सभा में ये तय किया जाता है। अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि इसके पीछे की बहुत थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें। कैसे, आप ये मानेंगे कि पिछले 200 से 300 सालों में अंग्रेजों ने वैश्विक आधार पर बहुत सारे देशों या क्षेत्रों पर राज किया। उनमें से कुछ पश्चिमी गोलार्ध में आने वाले देश भी थे, तो कुछ पूर्वी गोलार्ध में आने वाले देश भी थे। तो अंग्रेजों ने जो समय की गणना करने के लिए तय किया, वो तय ये किया कि अपने ही देश से एक काल्पनिक रेखा को गुजारा जाए, और वो काल्पनिक रेखा दोस्तों कौन सी थी, वो काल्पनिक रेखा थी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब क्योंकि ये गुजरती कहां से थी, ये गुजरती थी इंग्लैंड से, मान के चले ये यहां पर है इंग्लैंड, और इंग्लैंड की कैपिटल का नाम है लंदन, और लंदन में एक कस्बा है, एक प्रयोगशाला है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ग्रीनविच। ये माना जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा इस ग्रीनविच कस्बे, टाउन, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी से होकर गुजरती है, और इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, ग्रीनविच रेखा। बात समझ में आई होगी। ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किया जाता है 1884 में। ठीक है,
तो ये चीज यहाँ पर बात, मैंने आपको केवल ये लॉजिक बताया कि इसका नाम ग्रीनविच क्यों है। अब जैसे हमने बात की थी अक्षांशों के आधार पर, उसी तरह से हम देशांतरों के आधार पर बात करेंगे कि भाई साहब जो 0 डिग्री देशांतर है ना, इसके पश्चिम में ये वाला जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, जहां पर मैं आप इसको हाईलाइट किए दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो क्षेत्र है, इसको हम नाम देंगे कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध नाम देंगे। पश्चिमी गोलार्ध कौन सा? जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक, दिशाएं संभवतः आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं यहां दिखा देता हूं। यह है उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। अगर इसको हमने 0 माना था अक्षांश, तो इसके आधार पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी तरह से ये अगर बेस लाइन हम मान लें, तो इसके यहाँ पर ये है पश्चिम दिशा और यहाँ पर ये हो जाएगी पूर्व दिशा। तो इसके इधर में जो होगा वो पूर्वी गोलार्ध और इसके यहाँ में जो होगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में सारा का सारा जो क्षेत्र है पृथ्वी का, वही क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। और इस ही 0 डिग्री के देशांतर के पूर्व की ओर जो पृथ्वी का संपूर्ण भाग है दोस्तों, यही कहलाता है कौन सा गोलार्ध? यही कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। तो जैसे हमने अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को बांटा था किसमें? इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और ये 0 डिग्री के दक्षिण वाला भाग कहलाया दक्षिण गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार हमने 0 डिग्री देशांतर के आधार पर भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम वाला क्षेत्र क्या कहला रहा है? पश्चिमी गोलार्ध। और इसके पूर्वी क्षेत्र कहला रहा है पूर्वी गोलार्ध। जानने वाली बात यह है कि जैसे अक्षांशों के आधार पर भारत पड़ा था, यहाँ पर स्थित था और यहाँ पर स्थित था, मतलब अक्षांशीय आधार पर भारत की स्थिति थी उत्तर, मतलब अक्षांशीय आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में था। बात की जाए आपसे देशांतरों के आधार पर कि भाई साहब देशांतर के आधार पर भारत कहाँ पर है? देशांतर के आधार पर भारत अगर मैं आपको बता दूं यहाँ है, तो ये कहाँ पर होगा? देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो पृथ्वी के इस हिस्से में कहीं ना कहीं स्थित है। और दोनों को हम मिला दें तो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। देखिए, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध, लेकिन 3-4 शब्द हैं ग्लोब पर, मानचित्र पर, विश्व में या पृथ्वी पर। ये 4 शब्द के अलावा 5वां शब्द नहीं होगा। पृथ्वी पर, ग्लोब पर, विश्व में, या ग्लोब भी कह सकते हैं, मानचित्र भी कह सकते हैं, तो भारत पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ देने पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यहां से उत्तर और यहां से पूर्व, उत्तर पूर्वी गोलार्ध या पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। आपको ध्यान ये देना है कि जिसको आधार मानकर आपसे पूछा गया है, वही आधार के आधार पर आपको क्या देना है? आंसर। अगर आपको बोले अक्षांशीय आधार पर, आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। आपको पूछे देशांतर के आधार पर, आंसर होगा पूर्वी गोलार्ध। आपको बोले विश्व में, पृथ्वी पर, मानचित्र पर या ग्लोब में, तब आप इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो बात यहां पर समझ में आई होगी। ठीक है, तो देशांतरों के आधार पर पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांट लिया, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, देशांतर होते क्या हैं आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे अक्षांशों के आधार पर हमने पृथ्वी को बांटा था छोटे क्षेत्रों में, ठीक इसी तरह से हम यहां इसे भी बांटेंगे किसमें? छोटे क्षेत्रों में। जैसे ये तो 0 डिग्री अक्षांश, अब इतना लिख देना काफी है आप लोगों के लिए, कारण है कि आप पहचानने लगे हैं। लेकिन जब यहां बात करते हैं हम 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा के बारे में, और ये भी आप पहचान गए कि इसके इधर वाला पूर्वी गोलार्ध है और इसके इधर वाला है पश्चिमी गोलार्ध। समझने वाली बात यह है कि बेसिक क्वेश्चन क्या निकल कर आएगा? बेसिक क्वेश्चन ये निकल कर आएगा कि एक तो सभी जो देशांतरीय वृत्त होते हैं दोस्तों, वो बृहद वृत्त होते हैं, बड़े वृत्त होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझाने के लिए और आप बिल्कुल बेसिक स्तर पर समझ पाए, उसके लिए बात को आप सोचिए। अगर आप एक बॉल लेते हैं
या कि आप मान के चलिए आप एक संतरा लेते हैं और संतरे पर इस तरह से किसी चाकू से आप अगर इसको काटे या बॉल पर इस तरह के वृत्त बनाए, तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि यहां हम भारत मान लेते हैं, तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि अगर इस प्रकार वृत्त बनाते हैं आप किसी बॉल पर, तो उन सभी वृत्तों का आकार होगा समान। जबकि हम देशांतरों अक्षांशों के आधार पर जो वृत्त बना रहे थे, सबसे बड़ा वृत्त कहां बना? बीच में। और यहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए वृत्तों का आकार क्या होता चला गया था? छोटा। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति है। कैसे? मैंने आपको यह बताया था कि अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती है, ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती है, लेकिन वृत्तों का आकार घटता है। ठीक है, ध्रुवों की ओर जाने पर। लेकिन यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? यहां पर मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि सभी देशांतरीय वृत्तों का आकार तो होता है बराबर। ठीक है, सभी देशांतरीय वृत्तों का आकार तो होता है बराबर, लेकिन उनके बीच की अधिकतम दूरी कहां पर होनी चाहिए? खुद ही सोचकर देखिए, भूमध्य रेखा पर होगी। और उनके बीच की न्यूनतम दूरी, जैसे मान के चलिए ये तो है अधिकतम दूरी। ठीक है, अब आप भूमध्य रेखा से अगर बढ़ चलें कहां की ओर? ध्रुवों की ओर, तो आप खुद ये देख सकते हैं कि इनके बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी। सामान्य सी बात है, इनके बीच की दूरी घटेगी। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। मैक्सिमम डिस्टेंस इनकी कहां पर होती है? मैक्सिमम डिस्टेंस होती है भूमध्य रेखा पर। तो मतलब अधिकतम दूरी दो देशांतरों के बीच, अधिकतम दूरी कहां होती है? भूमध्य रेखा पर, या नाम दिया है विषुवत रेखा पर, या फिर नाम दिया है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। लेकिन होती कितनी है पता होना चाहिए। तो कितनी होती है? अधिकतम दूरी, वहां पर सभी दूरियां बराबर थी, लेकिन यहां अधिकतम दूरी देखिए 111 किलोमीटर। ये डिजिट वहां पर भी था, वहां पर मैंने बोला 111.13 किलोमीटर, लेकिन यहां पर 111.32 किलोमीटर। ये कोई से भी दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर है। तो फिर न्यूनतम दूरी क्या हो जानी चाहिए? अगर हम बात कर लें न्यूनतम दूरी के बारे में, तो आप देख ही पा रहे हैं यहां पर न्यूनतम दूरी होगी, वह होगी दोस्तों ध्रुवों पर, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ चलें या दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ जाएं, लेकिन न्यूनतम दूरी होगी कहां पर? यहां। और ये न्यूनतम दूरी होती कितनी है? 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जैसे जैसे आप यहां पर ध्रुवों की ओर, नॉर्थ और साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं, कि सभी देशांतर आपस में मिल जाते हैं दोनों ध्रुवों पर जाकर। और जब आपस में मिल ही गए हैं, इसका मतलब दूरी हो जाती है 0 किलोमीटर। तो हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे कि न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ठीक है, न्यूनतम दूरी एक तो होगी कहां पर? ध्रुवों पर होगी दोस्तों, पोल्स पर। और कितनी हो जाएगी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसका आंसर आप करेंगे 0 किलोमीटर। और 0 किलोमीटर क्यों होगी? क्योंकि सभी आपस में मिल जाते हैं। तो डिस्क्लेमर में ये हम इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, क्योंकि सभी देशांतर कहां पर? ध्रुवों पर मिल जाते हैं। सभी देशांतर ध्रुवों पर मिल जाते हैं, और क्योंकि सभी देशांतर ध्रुवों पर मिल जाते हैं, तो इनके बीच की दूरी हो जाती है 0 किलोमीटर। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। ये भी कर लिया कि ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ एक अतिरिक्त चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलता हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पड़ जाता है ये हिस्सा। और जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जितना पढ़ा दिया है उसको ठीक से पढ़ लीजिए यहीं पर आप। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य या विषुवत। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने आपको बताया कि
ये जो हिस्सा है ये है 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा, राइट, यही बोला। समझने का प्रयास करेंगे यहां से। तो देशांतरों के बीच वाला जो एरिया है दोस्तों, या हम कह सकते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच वाला एरिया, यही तो बात होगी। चाहे वो यह हो सकता है या कोई सा भी हो, हम बात कर सकते हैं इधर के बारे में। तो अगर हम यहां के बारे में बात करेंगे तभी भी वही बात होगी। दो देशांतरों के बीच वाला हिस्सा कहलाता क्या है? तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले हिस्से की, ठीक है। दो देशांतरों के बीच का हिस्सा कहलाता है गौर, या कह सकते हैं गोरे। कंफ्यूजन हो, GORE, अभी जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, गौर या गोरे, इतना क्लियर रखिएगा। एक टर्म और ऐड ऑन कर देता हूं, आप लोग इसको पहचानेंगे नहीं तब तक हम इसको पूरी तरह से समझ भी नहीं पाएंगे और टॉपिक में रहेगा कंफ्यूजन। देखिए, पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर, ठीक है, किधर से किधर की ओर घूमती है? पश्चिम, और ये दिशा है पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। क्या प्रमाण है? कैसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है? सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है हमारे प्लेनेट पर, प्लेनेट अर्थ पर, क्योंकि सूर्योदय होता है पूर्व में और सूर्यास्त होता है पश्चिम में। इसी से पता लगता है कि हमारा प्लेनेट सूर्य के सापेक्ष किधर से किधर की ओर घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अगर हम पृथ्वी की जगह खड़े हों, कौन से प्लेनेट पर हम खड़े हों? शुक्र पर, या हम खड़े हों अरुण ग्रह पर, तो क्योंकि वो अपने एक्सिस पर पूर्व से पश्चिम पे घूमते हैं, इसीलिए उन दोनों प्लैनेट्स पर जो सनराइज होता है वो होता है पश्चिम में, जबकि सनसेट मतलब सूर्यास्त होता है वो होता है पूर्व में। पर हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के बारे में, जो अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमता है, वो घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन टर्म दो आ जाती है, ये अपनी धुरी पर घूमने को कहा क्या जाता है? अपनी धुरी पर घूमने को कहा जाता है दोस्तों ये परिभ्रमण। ठीक से समझिएगा दोस्तों, इनसे 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं ये छोटे सी लाइनों से। परिभ्रमण किसे कहा जाता है? ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। तो परिभ्रमण हम किसे बोल देंगे यहां पर? पृथ्वी का अपने अक्ष मतलब एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं धुरी पर। अब किधर से किधर की ओर घूम रही है? अपने एक्सिस पर घूम रही है पश्चिम से पूर्व, तो दिशा भी ऐड ऑन कर लेते हैं। अपने अक्ष पर कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन, ये क्या कहलाता है? परिभ्रमण। ठीक है, एक शब्द और आएगा जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, वो है परिक्रमण। और ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन रहता है परिभ्रमण और परिक्रमण में, कौन सा तो परिभ्रमण है और कौन सा परिक्रमण है। ठीक से समझिएगा दोस्तों। अब परिभ्रमण पृथ्वी किसका करती है? सूर्य का करती है। कौन सी दिशा में करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। परिभ्रमण की वजह से प्रभाव क्या होते हैं? परिभ्रमण की वजह से क्या प्रभाव पड़ते हैं? 2 प्रभाव है। पहला तो हम बोलेंगे इसकी वजह से क्या बनते हैं दोस्तों? दिन रात का बनना। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा दिन रात का बनना पृथ्वी की कौन सी गति का परिणाम है? परिभ्रमण। कैसे? सिर्फ लिख लेने से तो बात समझ में आएगी नहीं। आप इसको यूं समझिए कि आपकी तरफ पे ये हिस्सा जिस पर ये पेन पे व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये है भारत। ठीक है, और सामने का कोई भी उजाले वाला हिस्सा वो है सूर्य। मान के चलिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर भारत है। अब मैंने क्या कहा? अपने अक्ष पर घूमना। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो अभी इधर की ओर घूम गई, सूरज है इधर की तरफ, तो भारत में क्या है? अंधेरा है, मतलब रात है। अपने अक्ष पर इधर की ओर घूमना, अब क्या है? दिन है, मतलब उजाला है। ठीक है,
अपने अक्ष की वजह से घूमने की वजह से दिन और रात, जैसे दिन और रात, यहाँ पर दिन और रात अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से क्या होते हैं, दिन रात बनते हैं। परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब ही होता है अपना ही चक्कर लगाना। तो अपना चक्कर कैसे लगाएंगे, अपनी धुरी पर घूम जाना, अपना ही चक्कर लगाना होता है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, परिभ्रमण का पहला प्रभाव तो क्या हुआ, दिन रात का बनना। इसीलिए इसे परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दैनिक गति। क्यों, क्योंकि इस गति की वजह से, इस मोशन की वजह से क्या बन रहे हैं, दिन रात बन रहे हैं। तो पृथ्वी की दैनिक गति भी इसे कहा जाता है। दूसरा प्रभाव, दूसरा प्रभाव क्या रहेगा दोस्तों, दूसरा प्रभाव होगा मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देखें। मौसम कहते किसे हैं, छोटे समय की अल्पकालीन वातावरणीय परिस्थिति को कहा जाता है मौसम, जो कुछ एक घंटों से लेकर कुछ एक दिनों के हो सकते हैं। मौसम परिवर्तन किसका प्रभाव है, परिभ्रमण गति का। जबकि अगर हम बात करते ऋतु परिवर्तन की, तो ऋतु परिवर्तन किसका प्रभाव होता, वो परिक्रमण का प्रभाव होता, वो मैं आपको समझाऊंगा। पर यहाँ ये चीज याद रखिएगा कि परिभ्रमण से दो इंपैक्ट बेसिकली जाते हैं, एक तो दिन रात का बनना और दूसरा हो जाता है मौसम परिवर्तन। देखेंगे कि परिभ्रमण की वजह से, परिभ्रमण कर कहां पर रहा है, पश्चिम से पूर्व। किसकी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की। लेकिन परिक्रमा सूर्य की कर रही है, लेकिन साथ में अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर भी घूम रही है। इसके दूसरे नाम क्या हो सकते हैं, उनको यहां पर एड ऑन करेंगे। जैसे परिभ्रमण के अन्य नाम, इस गति के अन्य नाम, अन्य नाम क्या होंगे दोस्तों परिभ्रमण के, एक तो है घूर्णन गति। परिभ्रमण गति को ही घूर्णन गति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन रहता है, कई बार आप परिभ्रमण और घूर्णन को ही अलग अलग गतियां मान लेते हैं। और दूसरा, इसी को क्योंकि दिन रात बन रहे थे, इसलिए हमने नाम ही क्या दे दिया, दैनिक गति। ठीक है, तो तीन नाम हो गए, परिभ्रमण गति, घूर्णन गति और दैनिक गति। यही बात है, हमने बात की परिभ्रमण के बारे में। परिभ्रमण होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, सूर्य के सापेक्ष चक्कर काटते हैं और उसके वजह से दिन रात बनते हैं, मौसम परिवर्तन होता है, और ये दो नाम और निकल कर आ जाते हैं। परिभ्रमण के बाद में बात कर लेते हैं परिक्रमण क्या होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि परिभ्रमण पर तो पृथ्वी अपने ही जगह पर चक्कर काट रही थी, लेकिन पृथ्वी दोस्तों दोनों प्रकार की गतियां दिखाती है। ये परिक्रमण गति भी दिखाती है और ये अपने ही जगह पर चक्कर काटती हुई सूर्य का भी चक्कर लगाती रहती है। परिक्रमण को सीधा आप जोड़ के देखिए परिक्रमा से। अब जब आप किसी मंदिर में, मस्जिद में या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो अपनी जगह पर तो खड़े खड़े घूमते नहीं है, हम क्या कहते हैं, हम परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा किसी वस्तु की, किसी स्थान विशेष की, किसी पिंड की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमण को जोड़कर देखिए परिक्रमा से, तो बात यहां पर ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा परिक्रमा लगाना, जो आप जानते ही हैं 365 और 6 घंटे और चौथा वर्ष, हर एक चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, बट मोटे तौर पर 365 दिनों का एक वर्ष हमारे यहाँ पर होता है, जिसको सौर दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम परिक्रमण कह रहे हैं। अब परिक्रमण के बाद में इसके प्रभाव क्या है, परिक्रमण के पहला प्रभाव वहां पर दिन रात का बनना, और यहां पर परिक्रमण का प्रभाव क्या, 365 दिन में क्या होता है, एक वर्ष बनता है, सौर वर्ष। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से जब पृथ्वी यहां से चलती है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, जब पूरा एक चक्कर पृथ्वी लगा लेती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक वर्ष। तो वहां पर दिन रात का बनना तो किसका प्रभाव था, परिभ्रमण गति का। जबकि हम बात करें वर्षों का बनना, ये किसका प्रभाव है, परिक्रमण गति का। तो ये हो जाता है वर्षों का बनना। आपसे पूछ लिया जाए वर्षों का बनना कौन सी गति का परिणाम है,
परिक्रमण गति का परिणाम है। दूसरा आपको बोलेगा कि वहां पर हो रहा था मौसम परिवर्तन, तुलनात्मक दृष्टि से छोटा समय होता है, यहां पर हम बोलेंगे ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन किसका प्रभाव है दोस्तों? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम है। अब इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? वहां पर उसके 3 नाम निकल कर आए थे, परिभ्रमण, दैनिक या घूर्णन गति, लेकिन इसका एक अतिरिक्त और नाम है। इसका नाम है दोस्तों, मतलब इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? अन्य नाम, क्योंकि इसकी वजह से क्या बनते हैं? वर्ष बनते हैं, इसलिए नाम ही होगा कौन सी गति? उसका नाम दैनिक गति था, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों कौन सी गति? वार्षिक गति। अब इन दोनों चीजों को भी यहां पर जानना जरूरी था ताकि आप देशांतर को ठीक से समझ पाए। अब हम वापस चलते हैं देशांतरों की ओर। तो पहले हम उन शब्दों को लिख लेते हैं जो अभी तक हमने समझे हैं, जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अब ये तो बात होगी कि इसे कहा जाता है, निर्धारण कब हुआ और कहां से गुजर जाती है? मूल रूप से जिस देश की वजह से ही इस लाइन की फॉर्मेशन हुई है, वो भी तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये होगी दोस्तों, ग्रीनविच का निर्धारण, ग्रीनविच का निर्धारण 1884 में लंदन में किया गया। और लंदन में किया गया के साथ ही एक बात और यहां पर हम ऐड कर लेते हैं, यह कहां से गुजरती है? काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों। जब हम बात करते हैं चाहे अक्षांश के बारे में या कि देशांतर के बारे में, सभी अक्षांश और देशांतर क्या है? काल्पनिक है। मैं पहले आपको यह चीज बता दूं, यह इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच कस्बे या प्रयोगशाला से होकर गुजरने वाली कैसी रेखा है दोस्तों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रेखा ऐसे अगर आप देखेंगे तो कहीं से खिंची हुई नहीं है, बस मान लिया गया है, ग्लोब पर है, पर वास्तविकता में पृथ्वी पर ऐसी कोई लाइन नहीं है। अब इसके आधार पर हमने क्या किया था? ये किया कि भाई साहब ग्रीनविच के पूर्व में स्थित संपूर्ण क्षेत्र, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको हमने क्या नाम दिया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व में स्थित संपूर्ण क्षेत्र है इसको हमने नाम दिया है पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम में जो क्षेत्र है उसको नाम दिया है पश्चिमी गोलार्ध। तो ये चीज भी यहां पर ध्यान रखिएगा कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित संपूर्ण क्षेत्र, पूर्व में स्थित संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। जबकि इसके पश्चिम में, इसके कहां पर? पश्चिम में स्थित
संपूर्ण क्षेत्र कहलाएगा क्या दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया, गोलार्धों के आधार पर पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब ये दो गोलार्धों में हमने बांट लिया, लेकिन साथ में ये भी तो देखा था कि भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है। अगर हम बात कर लें देशांतरों के आधार पर, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के इस दिशा में पड़ रहा है, मतलब पूर्वी गोलार्ध में है। तो 3 आधार थे हमारे पास, जैसा कि मैंने बोला, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध, और पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्र या विश्व में भारत कहां पर पड़ेगा? इस वाले हिस्से में पड़ेगा, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखेंगे दोस्तों। देशांतरीय आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में पड़ेगा? पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब लेकिन आपसे एक बात अगर पूछ ली जाए कि अक्षांशीय आधार पर कहां होगा, तो वो लाइन मैं वहां पर लिखा चुका हूं। तो अगर आप पुराना वाला वीडियो जाकर देखेंगे तो वहां पर वो चीज क्लियर हो जाएगी कि अक्षांशों के आधार पर उत्तर में है और देशांतर के आधार पर कहां है? पूर्व में। लेकिन दोनों को एड ऑन करने के बाद में 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब वैसे एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ठीक से देखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदलने के आधार पर 4 क्वेश्चन है। जैसे आपको बोलेगा विश्व में भारत कहां पर पड़ता है, या बोलेगा ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, या आपसे पूछ लिया जाए मानचित्र में भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष क्या है, या आपको बोल दे कि पृथ्वी के किस भाग पर भारत पड़ता है। तो चारों क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी मैंने एक बार आपको बोलकर बताई कि विश्व में भारत कहां पड़ता है, ग्लोब पर भारत के सापेक्ष देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति दोनों संयुक्त रूप से क्या है, मानचित्र में सापेक्ष स्थिति क्या है, या पृथ्वी के किस भाग में भारत पड़ता है। पर भारत कहां पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया बेसिकली। हालांकि सामान्य रूप से अगर इसको टेक्निकली हमको करेक्ट करना हो तो हम ये नहीं कहेंगे गोलार्ध, क्योंकि गोले का आधा भाग तो है नहीं। ठीक है, गोले का तो पूरा ही भाग, ये 1/4 भाग है। गोलार्ध तो वो होता है कि इस गोले का अर्ध भाग, आधा भाग। लेकिन एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में बोल दिया जाता है, वरना हम बोलेंगे क्या? पृथ्वी के जिस क्षेत्र में भारत है वो है कौन सा? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पृथ्वी के भारत पड़ता है। लेकिन हम यहां पर लिख सकते हैं, लिखने को टेक्निकली तो पृथ्वी के इस भाग में ही पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई साहब दो देशांतरों के बीच दूरी कितनी पड़ जाती है। तो ये मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी। अक्षांशों में ये दूरी समान थी, लेकिन देशांतरों में ये मैक्सिमम और मिनिमम है। कैसे? दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी, दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? पहले तो 111.32 किलोमीटर होती है दोस्तों, ये फैक्ट है, याद रखना। अब ये अधिकतम दूरी कहां पर होती है? अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर। अब बात करें न्यूनतम दूरी, तो जबकि न्यूनतम दूरी कहां पर होती है दोस्तों? पहले तो कितनी होती है? 0 किलोमीटर।
ध्रुवों पर होती है। अब 0 किलोमीटर क्यों होती है, उसका कारण यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं। कारण सिंपल है, क्योंकि सभी देशांतर ध्रुवों पर आपस में मिल जाते हैं, और आपस में मिल जाते हैं तो दूरी हो जाती है 0। लेकिन एक फैक्ट, ये तो फैक्ट हुआ, अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम जाए तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है, इसको हम लिखने से पहले अगर समझेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। बात क्या होगी कि इस डायग्राम के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि भाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम। जबकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो बात एक ये, उसको कहने के तरीके कितने हो गए, 2। तो याद रखेंगे इस चीज को। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कहां से, भूमध्य रेखा से कहां जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी घटती जाती है। क्या होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। और इसी को हम आइदर करके लिख ले, या ध्रुवों से कहां की ओर आने पर, भूमध्य की ओर आने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इन दोनों बातों का मतलब तो हालांकि दोस्तों एक ही हुआ है, इस चीज को आप रखिएगा याद। एक फैक्ट और मैंने बताया था जो परीक्षाओं में काफी बार आ चुका है। फैक्ट क्या है, सभी देशांतरीय वृत्त कौन से वृत्त, बृहद या बड़े वृत्त होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब हमने अक्षांश पढ़े थे ना दोस्तों, तो जो बीच वाला वृत्त था पृथ्वी के, जिसको हमने भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय वृत्त कहा था, वो सबसे बड़ा वृत्त था। लेकिन जब हम यहां इन वृत्तों से ध्रुवों की ओर वाले वृत्तों की ओर बढ़े थे, तो वृत्तों का आकार क्या होता गया था दोस्तों, वृत्तों का आकार घटता गया था, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन जब हम बात करते हैं देशांतरीय वृत्तों की, जैसे ये देशांतरीय वृत्त, तो इन देशांतरीय वृत्तों का आकार क्या हो जाता है दोस्तों, बराबर होता है ये, और सभी बड़े वृत्त होते हैं, छोटे वृत्त ये होते नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा, सभी देशांतरीय वृत्त कैसे वृत्त होते हैं,
बृहद वृत्त होते हैं, सभी देशांतरीय वृत्त बृहद वृत्त होते हैं, बड़े वृत्त होते हैं। तो ये चीज भी यहां पर हम देखेंगे। अब आगे बढ़ने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी की बात करते हैं। दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गौर या गोरे कहा जाता है। ये मैं आपको बता भी चुका हूं पहले कि दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होगा क्या कहलाएगा, या कि गोर कहलाएगा या कहलाएगा गोरे। ठीक है। अब एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए जो बड़ी परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, छोटी परीक्षाओं से ज्यादा एक्चुअली वो बड़ी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर ये मैंने मान लीजिए पृथ्वी को अंकित किया, ये है अक्षांश सारे, जो इस प्रकार की रेखाएं बनी हुई हैं, इन सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अक्षांश। इसी प्रकार यहां इस प्रकार जो हम बनाते हैं, अभी जस्ट हम बनाकर भी आए हैं, इनको हम कौन सी रेखाएं कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार जो रेखाएं बनी हुई है, इनको हमने क्या कहा है? देशांतर कहा है। और मित्रों एक टर्म और निकल कर आती है, ये यहां हमने बना दी पृथ्वी, यहां बना दिए ये मैंने अक्षांश, और अक्षांशों के साथ में हम यहां पर ही उकेर देंगे देशांतर। तो अक्षांश और देशांतरों का जो सम्मिलित रूप है, जो संयुक्त रूप है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है? भूग्रीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूग्रीड। इसको यहां पर लिख भी सकते हैं, क्या? अक्षांश एवं देशांतरों का मिश्रित क्षेत्र। मतलब इनको बेसिकली एक साथ मिलाकर बोल देने पर हम क्या कहेंगे? इन्हें भूग्रीड कहेंगे। लेकिन यहां पर ही कहानी खत्म नहीं होती है। बात ऐसा है कि यहां पर हमने ये पृथ्वी बनाई, पृथ्वी बनाने के बाद यहां पर हमने क्या बना दिया? ये हमने दोस्तों बना दिया अक्षांश। ठीक है, अक्षांश। अब आप भली भांति पहचानने लगे होंगे अक्षांश क्या होते हैं, तो काफी आपको अभ्यास हो चुका है। और अक्षांश के बाद में हमने इस पर ही बना दिए थे, क्या? इस पर बना दिए थे हमने देशांतर। अक्षांश और देशांतर के सम्मिलित रूप को हमने भूग्रिड भी कह दिया। यहां तक की भी बात समझ में आ गई थी। लेकिन ये तो भूग्रिड है, ग्लोब का छोटा स्वरूप। ग्लोब कब कहते हैं इसे? जब इस भूग्रिड पर क्या भी उकेर दिया जाता है, जब इस भूग्रिड पर नक्शा भी बना दिया जाता है। ठीक है, नक्शा जब तक नहीं बनाएंगे कोई भी क्षेत्र का, यहाँ पर कौन सा द्वीप है, कौन सा जलीय क्षेत्र है, कौन सा क्या है, जब तक ये यहाँ पर नहीं बना देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ग्लोब या मानचित्र कहलाएगा। और इसको परिभाषित कैसे करें? परिभाषित करेंगे तो बस एक लाइन हमको ऐड ऑन कर देनी है कि भूग्रिड पर क्षेत्र। अब वो क्षेत्र कौन से भी हो सकते हैं, जलीय,
एवं स्थलीय अंकित कर देने पर यह क्या कहलाएगा दोस्तों? ग्लोब कहलाता है। तो ग्लोब को ग्लोब बनने में समय लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं है सबसे पहले अक्षांश बने हैं, फिर देशांतर बने हैं, फिर भूग्रिड बना है और फिर बना है ग्लोब। अब इतने किस्से कहानियां हमने जान लिए, लेकिन हमको ये तो पता हो कि देशांतर होते कितने हैं। जैसे हमने अक्षांश के बारे में भी बात की थी, भाई सब अक्षांश कितने होते हैं? अक्षांश टोटल मिलाकर 181 होते हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की, तब हमने देखा कि 179 179 होती है। दोनों गोलार्धों में हमने बात की तो उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 होते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम देशांतरों के बारे में बात करते हैं तो सवाल यही निकल कर आता है कि भाई साहब देशांतर कितने होते हैं। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या, पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या कितनी होगी? ये बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कितने होंगे? 360। वहां पर तो फिर भी कंफ्यूजन था कि भाई अक्षांश रेखाएं हैं तो 179, अक्षांश है 181, दोनों गोलार्धों में है 180। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अब 360 ही क्यों है, वह एक समझने वाली बात है। ठीक है, अब उसको समझें। इससे पहले हमने जितना ये एक बार देखा पढ़ा समझा है, उसको हम हल्का सा कर लेते हैं दोस्तों रिवाइज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया सबसे पहले देशांतर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। ठीक है, या इसको एक नाम आप दे सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखीय वृत्त के नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि है तो सारे बेसिकली सर्किल ही। हाँ, एक चीज जरूर हम ऐड कर देंगे दोस्तों, यहां पर हम नोट डालकर लिख देते हैं। नोट क्या लिखेंगे? ये लिखा जाएगा नोट कि सभी देशांतर काल्पनिक या माने गए होते हैं। मतलब वास्तविकता में ये पृथ्वी पर बने हुए नहीं है, बस ग्लोब पर इनको प्रदर्शित किया जाता है किन्हीं उद्देश्यों के कारण। जैसे जब हमने अक्षांश पढ़े थे तब हमारा उद्देश्य क्या रहा था कि अक्षांशों के आधार पर हम निर्धारण कर लेंगे जलवायु का, और हमने निर्धारण किया भी। जैसे हमने ताप कटिबंधों के आधार पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीत कटिबंधीय जलवायु के बारे में बात की। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देशांतरों के आधार का भी कोई रीजन रहा होगा कि क्यों देशांतर बनाए गए, उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आते हैं हम देशांतरों पर। तो 0 डिग्री देशांतर को एक तो हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं बताया मैंने कि भाई हुआ ये कि 1884 में लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है। उससे पहले एक सभा, एक गोष्ठी आयोजित की जाती है। उसमें अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि मूल रूप से यूरोपीय शक्तियों का ही राज उस टाइम पूरे विश्व में था, तो उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा ये किया गया कि इंग्लैंड को ही पृथ्वी का एक प्रकार से केंद्र मानते हुए और यहाँ लंदन ग्रीनविच से एक काल्पनिक रेखा गुजार दी गई। ग्रीनविच से ये रेखा गुजारी कि भाई साहब यहां से ही अलग अलग क्षेत्रों का निर्धारण होगा, इस वजह से इसको क्या कह दिया गया, ग्रीनविच रेखा कहा गया। तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच कहने का मुख्य कारण क्या है कि यह इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच कस्बे या प्रयोगशाला से होकर गुजरती है। तो ये बात। दूसरा मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच के
पूर्व में स्थित जो संपूर्ण क्षेत्र है क्या कहलाएगा दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध। और इसके पश्चिम में स्थित ये जो संपूर्ण क्षेत्र है क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। अच्छा, भारत के लिए पूछ लिया जाए कि भारत कौन से क्षेत्र में स्थित है अक्षांशों के आधार पर, देशांतरों के आधार पर, तो देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में पड़ जा रहा है भारत। हाँ, ये चीज जरूर हमें देख लेनी होगी कि ना केवल देशांतरों के आधार पर, ना केवल अक्षांशों के आधार पर, अगर ग्लोब पर भारत पूछा जाए तो भारत पृथ्वी के इस वाले हिस्से में होगा। और अगर इस वाले हिस्से में होगा इसका मतलब भारत पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस बात को भी हम देखते समझते हुए चलेंगे। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो देशांतरीय व्रत होते हैं, एक तो सारे के सारे व्रत कैसे होते हैं? बृहद व्रत होते हैं, बड़े व्रत होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ध्रुव से, एक छोर से पृथ्वी के शुरू होते हैं और दूसरे अंतिम छोर तक जाकर अर्धव्रत पूरा हो जाता है। और पूरा व्रत बनेगा तो जिस छोर से चलेगा उस ही छोर पर जाकर ये पूरा होगा। तो इस वजह से सारे के सारे देशांतरीय व्रत बृहद व्रत होंगे दोस्तों, ये चीज भी हमको यहाँ पर याद रखनी होगी। अब एक और जानकारी यहाँ पर, इस प्रकार अगर आप देशांतर बनाते हैं, चाहे वो पश्चिमी गोलार्ध में हो कि पूर्वी गोलार्ध में, तो सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर और दक्षिणी ध्रुव, ये तो है उत्तरी ध्रुव और यहां पर है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर ये हो जाते हैं क्या? खत्म। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी बीच की दूरी क्या होती जा रही है? जैसा आप देख पा रहे हैं कम होती जाती है। तो इनकी मैक्सिमम जो दूरी होती है दो देशांतरों के बीच की, ये दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कहां पर निकल कर आ रही है? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य या विषुवतीय प्रदेश में, विषुवत रेखीय प्रदेश में निकल कर आती है। अब कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है, लेकिन होती कितनी है? होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर की दूरी के साथ अधिकतम दूरी कैरी करते हैं देशांतर कहां पर? भूमध्य रेखा पर। तो भाई साहब न्यूनतम कहां पर होगी? मैंने आपको बताया कि सभी देशांतर आपस में जाकर मिल जाते हैं कहां पर? ध्रुवों पर, ये यहां पर और यहां पर। अब क्योंकि सभी देशांतर आपस में मिल गए तो जो न्यूनतम दूरी हुई वो मिल ही गए हैं, तो कितनी रह गई है? 0। और इस वजह से दो देशांतरों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है ध्रुवों पर, क्योंकि सभी देशांतर आपस में यहाँ पर मिल जाते हैं दोनों ध्रुवों पर। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि भारत तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ ही गया, साथ में हमने ये भी देखा कि दो देशांतरों के, अब वो कोई सा भी देशांतर हो, वो 68 to 69 हो, वो 1 से 2 हो, वो 3 से 4 हो, वो 27 से 28 हो, वो कुछ भी हो सकता है। बेसिकली देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गौर या गोरे। आपको याद होगा मैंने जब अक्षांश पढ़ाए थे तब भी बताया था कि दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? वह कटिबंध, बेल्ट या जोन कहलाता है। जबकि हम देशांतरों की बात करते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कहलाएगी यहाँ पर क्या? गौर या गोरे। ये दो देशांतरों के बीच का स्थान कहलाएगा। अब मैंने आपको समझाने का प्रयास ये किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कहां से कहां को पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। भाई अपनी धुरी पर भी पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी की कोई वास्तविक धुरी है भी नहीं दोस्तों, ये काल्पनिक धुरी मानी गई है। पर इस काल्पनिक धुरी पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे ग्रह पर, प्लेनेट अर्थ पर पृथ्वी का किधर से किधर की ओर, यहाँ पर सूर्योदय का पूर्व में होना और सूर्यास्त का पश्चिम में होना अपने आप में ये बता देता है कि हमारा जो ग्रह है वो सूर्य के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व में घूर्णन कर रहा है। इसीलिए सूर्योदय होता है पूर्व में और सूर्यास्त होता है पश्चिम में, ठीक है। अब परिभ्रमण किसे कहा? पृथ्वी का अपने अक्ष या धुरी पर कहां से कहां, डायरेक्शन से याद रखिएगा दोस्तों, अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और उसी प्रकार अपनी धुरी पर घूमने को क्या कहा जाता है? परिभ्रमण। अब इस परिभ्रमण के प्रभाव क्या होते हैं? पहली बात, दिन रात बनते हैं, मैंने पहले भी बताया। अपनी जगह पर घूमना, अब यहाँ से सूरज है और यहाँ पर पृथ्वी, और पृथ्वी का ये हिस्सा है जो अभी सामने है सूरज के, वहां दिन होगा तो दिन है, और इधर घूम जाएगी पृथ्वी अपनी दूरी पर तो यहाँ रात है, फिर यहाँ पर दिन है या रात है। इस प्रकार अपनी दूरी पर घूमने की वजह से दिन रात बनते हैं। और दूसरा परिवर्तन होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण मौसम परिवर्तन, परिभ्रमण गति के कारण। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है परिक्रमण
और एक है परिभ्रमण। अब परिभ्रमण गति के दूसरे नाम क्या हो सकते हैं? एक नाम तो होगा घूर्णन गति, वो तो समझ में आ ही रहा है, क्यों? क्योंकि अपनी एक्सिस पर ये रोटेट कर रही है, घूम रही है। और दूसरा दिन रात बनते हैं इसकी वजह से, क्योंकि दिन रात बने इसीलिए इस जो गति है इसका नाम ही दूसरा क्या पड़ गया? दैनिक गति। तो परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। इसके लिए सबसे शानदार क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों, वो क्या हुआ है कि दिन रात का बनना या मौसम परिवर्तन पृथ्वी की कौन सी गति का परिणाम है? ऑप्शन में आपके क्या आ जाएंगे? बोलेगा परिभ्रमण गति, या फिर हम इसको कह सकते हैं दैनिक गति, या हम कह सकते हैं घूर्णन गति। तो यहां तक की बात समझ में आ जाने के बाद हमने बात की थी परिक्रमण। परिक्रमण को हमने ऐड करके देखा किससे? परिक्रमा से। परिक्रमा किसकी करती है पृथ्वी? सूर्य की परिक्रमा करती है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा जो परिक्रमा करना होता है उसी को हम परिक्रमण कह देते हैं। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी कितने दिनों में लगा लेती है? लगभग 365 दिनों में। ठीक है, 365 सही 1/4 मान सकते हैं। ठीक है, तो इतने दिनों में क्योंकि एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी सूर्य का, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेना, ये क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि परिक्रमण गति की वजह से क्या बनते हैं? वर्ष बनते हैं, जबकि परिभ्रमण गति की वजह से क्या बनते हैं? दिन। और दिनों से ही तो क्या बनते हैं? बाद में वर्ष बन जाता है। और दूसरा जो लंबे समय का जलवायु परिवर्तन होता है वो कहलाता है ऋतु, और ऋतु परिवर्तन मूल रूप से होता है कौन सी गति का परिणाम? परिक्रमण गति का परिणाम। अब क्योंकि इस गति के कारण वर्षों का निर्माण होता है, नाम ही हमने क्या रख दिया दोस्तों? वार्षिक गति, इसको हमने दे दिया नाम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इन्हीं बातों को मैंने एक बार रिपीट करके यहाँ पर और एक भाषा देने का प्रयास किया। हमने क्या कहा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा का निर्धारण कब किया गया दोस्तों? तो ईयर पूछ ले तो 1884 में किया गया। कहां पर? लंदन में किया गया। इंग्लैंड की राजधानी लंदन के कौन से कस्बे से होकर गुजरती है? ग्रीनविच कस्बे से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रीनविच। और ये रेखा मूल रूप से क्या है? काल्पनिक रेखा है दोस्तों, वास्तविकता में ये दिखाई नहीं देती है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जो संपूर्ण क्षेत्र है क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और इसके जो पश्चिम में संपूर्ण क्षेत्र है कहलाएगा दोस्तों क्या? पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कि देशांतरों के आधार पर भारत कौन से? भाई अक्षांश के आधार पर चला गया उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के आधार पर चला गया पूर्वी गोलार्ध में। तो यहां पर देशांतरी आधार पर भारत कहां पर पड़ेगा दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन आपसे ये 4 शब्द बोल दे कि विश्व में, ग्लोब में, मानचित्र में, पृथ्वी पर भारत कहां पर है, तो भारत आपका आंसर हो जाएगा ये भारत जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र या गोलार्ध में पड़ता है पृथ्वी के। अभी 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है जान चुके हैं, ये होती है मैक्सिमम दूरी 111.32 किलोमीटर। और अधिकतम दूरी हो कहां पर सकती है? तो अधिकतम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी कहां पर होती है? न्यूनतम दूरी होती है 0 किलोमीटर। पहले तो कितनी होती है? 0 किलोमीटर। और होती कहां पर है? ध्रुवों पर होती है। क्यों होती है ध्रुवों पर? क्योंकि जब सभी देशांतर ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल गए तो इनके बीच की दूरी हो जाती है 0, 0, तो ये न्यूनतम दूरी हो जाती है। कारण मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया, क्योंकि आपस में मिल जाते हैं सभी देशांतर कहां पर जाकर? ध्रुवों पर जाकर। फिर हमने बात की कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी घटेगी कि बढ़ेगी? कम होती जाती है, घटती जाती है दोस्तों। और इसी बात को अगर विपरीत तरह से बोलना प्रारंभ करें हम तो कैसे बोलेंगे कि भाई साहब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आए तो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती। दोनों बातों का मतलब एक ही है, बस भाषा की बोलने का तरीका चेंज किया गया है। सभी देशांतरीय व्रत होते कैसे हैं? बड़े व्रत होते हैं, बृहद व्रत होते हैं। जबकि वहां पर बृहद व्रत अक्षांशों में कौन सा होता है? जो भूमध्य रेखीय व्रत वो बृहद व्रत होता है, और बाद में वो व्रत होते जाते हैं दोस्तों छोटे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये चीज आपको समझाने का प्रयास किया। अक्षांश होती है ऐसी सीधी काल्पनिक रेखाएं, जबकि देशांतर होती है ऐसी सीधी काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश और देशांतर को आपस में मिलाने पर क्या बन जाता है? भूग्रिड का निर्माण होता है। और इन दोनों तीनों को मिला देने के बाद में भूग्रिड क्षेत्र पर जलीय और स्थलीय क्षेत्रों को भी हमने अंकित कर दिया, शो कर दिया, तब वो ग्लोब या मानचित्र कहलाता है दोस्तों। तो ये कहलाता है ग्लोब या मानचित्र। ठीक है, पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या की बात कर लें तो टोटल नंबर निकल कर आता है दोस्तों 360। अब ये 360 ही क्यों होता है वो मैं आपको
जो नया लेक्चर आएगा मेरा उसमें आपको बताता हुआ चलूँगा। तो अपेक्षित दोस्तों यही है कि आपको जितना भी मैंने अभी समझाया समझ में आया होगा। एक नए लेक्चर में नई जानकारियों के साथ मिलेंगे आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।